प्रिय छात्रों, इस वीडियो में मैं आपको NCERT गणित वर्ग 10 के प्रश्नावली 10.1 बताएंगे। तो देखिए क्या है प्रश्न। यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसको समझ लीजिए पहले। जैसे यहाँ एक वृत्त है, देखिए तो एक वृत्त है, तो इसमें स्पर्श रेखा किसे कहते हैं उसे पहले समझ लीजिए। तो स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पे स्पर्श करती है। जैसे यहाँ एक बिंदु है, इसको स्पर्श करके जो रेखा गुजरेगी ना, एक बिंदु पे जो स्पर्श करेगी ना, तो उसी को स्पर्श रेखा कहते हैं। तो वृत्त के परिधि पर तो कई सारा बिंदु है, अनेक बिंदु है ना यहाँ। तो जब अनेक बिंदु है तो स्पर्श रेखा भी अनेक होगी, क्योंकि यहाँ से भी खींच सकते हैं, फिर मान लीजिए हर एक बिंदु से एक एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यहाँ से खींच सकते हैं एक स्पर्श रेखा, फिर यहाँ से भी खींच सकते हैं। तो अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा अनेक, क्योंकि अनेक स्पर्श रेखाएं होती है। तो यहाँ लिख देते हैं कि आंसर अनेक। तो इसका आंसर हो गया अनेक। तो फिर दूसरा सवाल देख लीजिए। 2 नंबर सवाल में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला सवाल है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है, जैसे यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचे है ना, तो स्पर्श रेखा कितनी बिंदु पे स्पर्श करती है? एक ही बिंदु पे। तो कोई भी स्पर्श रेखा हो तो वृत्त को एक ही बिंदु पे स्पर्श करती है। जैसे यहाँ पे देखिए एक ही बिंदु पे है, यहाँ भी एक ही बिंदु, हर जगह जहाँ भी खींचेंगे ना स्पर्श रेखा, तो एक ही बिंदु पे स्पर्श करती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पे स्पर्श करती है। तो यहाँ एक हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल देखिए। तो फिर दूसरा सवाल है कि वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खाली स्थान कहते हैं। तो वृत्त को अगर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से ऐसे रेखा खींच देंगे तो ये तो 2 बिंदु पे हो गई स्पर्श। अगर यहाँ से खींचते हैं तो एक बिंदु पर, तो ये तो हो गया स्पर्श रेखा। लेकिन अगर बीच में से खींच दिए तो ये तो 2 बिंदु पे ना है। जब 2 बिंदु पे कोई रेखा स्पर्श करे तो उस रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे छेदक रेखा। तो यहाँ लिख देंगे छेदक रेखा। फिर तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल है कि एक वृत्त की खाली स्थान समांतर रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की कितनी समांतर रेखा हो सकती है, ये सवाल है। तो एक वृत्त का देख लीजिए। जैसे यहाँ, जैसे ये एक वृत्त है, तो इसमें देखिए अगर हम यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, इसके समांतर अगर खींचना हो तो समांतर खींचना हो, तो अगर इधर खींचेंगे तो समांतर नहीं होगा, इसके सामने होनी चाहिए इधर समांतर। तो किसी भी वृत्त की समांतर रेखा अगर खींचेंगे ना तो 2 हो सकती है। जैसे एक रेखा यहाँ और एक रेखा यहाँ हो जाए, तो समांतर रेखा 2 हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। एक वृत्त की 2 समांतर रेखाएं हो सकती है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। फिर चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। तो जैसे यहाँ देखिए ये वृत्त हो गया, स्पर्श रेखा। तो वृत्त और स्पर्श रेखा की जो उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे हुआ, तो ये बिंदु को क्या कहेंगे? तो ये बिंदु को कहते हैं स्पर्श बिंदु। तो यहाँ लिख देंगे स्पर्श बिंदु। तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो ये 2 नंबर सवाल हो गया हल। तो आप देखिए तीसरा सवाल क्या है। तो 3 नंबर सवाल देख लीजिए। यहाँ 3 नंबर सवाल है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त। एक वृत्त यहाँ खींचे हैं जिसका चाहिए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब फिर इस पे स्पर्श रेखा है PQ। तो यहाँ देखिए PQ को स्पर्श रेखा बना दिए हैं। और फिर O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। जैसे O से एक रेखा जा रही है, तो केंद्र O से एक रेखा ऐसे जा रही है, तो ये रेखा ये Q पे मतलब ये PQ रेखा से मिल रही है। इस प्रकार मिलती है कि 12 सेंटीमीटर एक लंबाई यहाँ से यहाँ तक होता है। तो एक का लंबाई हो गया 12 सेंटीमीटर। तो और ई तो वृत्त की त्रिज्या है, तो 5 सेंटीमीटर।
और यहाँ पे एक रेखा है तो इसका निकालना है। तो ये त्रिभुज एक बना है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्पर्श रेखा और ये जो त्रिज्या होती है ना, तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये लंब बना है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पे होगा, तो ये समकोण त्रिभुज आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में समकोण त्रिभुज एक का नाम लिख देते हैं OPQ, OPQ में, समकोण त्रिभुज OPQ में। तो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो OP का लंबाई तो दिया है ना, तो OP का हो गया 5 और OQ का 12। तो यहाँ लिख देते हैं, पहले OQ का ही लिख देते हैं। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, Q है, OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, OP 5 सेंटीमीटर। तो OP बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। PQ की तो निकालना ही है, तो PQ इसका तो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये तो समकोण त्रिभुज है, तो तीसरा भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना पाइथागोरस प्रमेय है। तो इसमें कर्ण कौन है देख लीजिए यहाँ पे, तो ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण कौन है? OQ। तो कर्ण के यहाँ लिख देंगे OQ का स्क्वायर और लंब स्क्वायर। तो लंब इसमें से किसी को भी मान सकते हैं, क्योंकि कोण तो यहाँ दिया हुआ है नहीं, तो इसको भी मान सकते हैं चाहे इसको भी मान सकते हैं। तो हम इसी को मान लेते हैं, OP को ही लंब मान लेते हैं। तो लंब हो गया OP का स्क्वायर। अब प्लस जब इसको लंब मान लिया तो ये आधार हो जाएगा, तो आधार PQ, तो ये PQ का स्क्वायर हो गया। तो OQ का मान कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 12 का स्क्वायर। OP का, तो OP 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब प्लस PQ का तो मान नहीं पता है, तो इसको ऐसा ही लिख लेंगे PQ में स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? तो 12 का स्क्वायर होता है 144। तो यहाँ लिख देंगे 144 अब बराबर 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ 25 कर देंगे। अब बराबर PQ ऐसा ही रहेगा। तब देखिए PQ को अलग करेंगे, 25 को इन्हें लाना है, तो ये हो जाएगा 144। अब ये 25 जो इन्हें आएगा ना, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ प्लस में है तो इन्हें आएगा तो माइनस में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 25 अब बराबर PQ में स्क्वायर ऐसे ही कर देंगे। तो इसमें से घटा देते हैं, तो 14 में से 5 घटा 9, ये बचा 3, 3 में से 2 घटा 1, आई 1 ऐसी, तो 119 आई PQ में स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे? सीधा कर लेते हैं, PQ को इधर और इसको 119 को इधर कर लेते हैं। तो ये PQ स्क्वायर अब बराबर 119। तो PQ में से स्क्वायर हटाएंगे तो ये 119 रूट में हो जाएगा, जैसे n से स्क्वायर हटाएंगे तो n रूट में हो जाएगा। तो PQ बराबर ये हो गया 119 इसका रूट। तो PQ का मान निकल गया, तो PQ का मान 119 निकल गया। तो PQ का 119 हो गया। तो 119 देख लीजिए ऑप्शन कितना में है, देखिए ऑप्शन ए में है 12 सेंटीमीटर है, बी में है 13 सेंटीमीटर है, सी में है 8.5 सेंटीमीटर और डी में है रूट 119। तो ये डी नंबर सही हो जाएगा। ये 119 है या रूट में, तो ये डी नंबर हो गया, क्योंकि यहाँ भी 119 आया है, तो ये डी नंबर सही हो गया। तो आप देखिए चौथा नंबर सवाल क्या है। तो चौथा नंबर सवाल है कि एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो पहले यहाँ एक वृत्त खींच लेते हैं और एक दी गई रेखा भी एक खींच लेते हैं। तो यहाँ देखिए एक वृत्त खींच लिया है,
तो एक वृत्त खींच लिए हैं, तो इसमें एक दी गई रेखा भी खींच लिए नीचे। तो इसको दी गई रेखा बना दी है, इसके समांतर खींचना है एक स्पर्श रेखा। यहाँ दिया हुआ है ना कि एक वृत्त खींचिए, तो एक वृत्त पहले खींच लिए हैं, और एक दी गई रेखा, तो एक दी गई रेखा ही हो गया। दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो। तो एक रेखा खींचे हैं तो ये स्पर्श रेखा हो गया, इसके समांतर होनी चाहिए। तो समांतर तो एक यहाँ से खींचे हैं, और एक दूसरा समांतर अगर खींचना होता है तो यहाँ से भी खींच सकते थे, समांतर इसके होनी चाहिए। तो एक ही खींचना है ना, एक समांतर, तो समांतर ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि दूसरी रेखा छेदक हो। तो छेदक रेखा किसे बोलते हैं? जो दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करे। तो एक ठो खींच लेते हैं यहाँ पे छेदक रेखा, जो दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करे और इसके समांतर भी होनी चाहिए। तो ये खींच लिए हैं छेदक रेखा, यहाँ पे दो बिंदु पे प्रतिच्छेद करती है ना। तो जब दो बिंदु पे जो प्रतिच्छेद करे तो उसे छेदक रेखा बोलते हैं। तो इसको हो गया छेदक रेखा जो दो बिंदु पे है, तो इसके समांतर ये भी है। आई हो गया स्पर्श रेखा, इसके समांतर है। आई तो दी गई रेखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब सवाल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।